वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज की ये यूनिट जिसका नेम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमको पता है कि मैनेजमेंट का हमारा लास्ट फंक्शन होता है। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमारी मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर कंट्रोलिंग ही नहीं है तो कंट्रोलिंग की बजाय हमने प्लानिंग जो की थी, ऑर्गेनाइजिंग को जो की थी, स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग की थी, उसका करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि प्लानिंग के अंदर हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैटर रेडी करते हैं। प्लानिंग में हम पूरी प्लानिंग करते हैं, लिख कर उसकी पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट हम रेडी रख कर लेते हैं कि हमने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने क्या किया? एक स्ट्रक्चर रेडी किया, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रेडी किया, कौन किसका बॉस होगा, कौन कौन सी जगह पे बैठेगा, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा। फिर स्टाफिंग के अंदर हमने क्या किया? लोगों को अपॉइंट किया, लोगों को नौकरियां दी, उनसे काम करवाना स्टार्ट किया। डायरेक्शन के अंदर हमने उनको डायरेक्शन दी, ये काम ऐसे करना है, ये काम वैसे करना है। सुपरविजन किया, कम्युनिकेशन किया, लीडरशिप की, मोटिवेशन किया। ये किसके अंडर में आया? डायरेक्टिंग के अंडर में आया। फिर अब कंट्रोलिंग अगर अब हम नहीं करते हैं, डायरेक्टिंग के बाद अगर अब हम कंट्रोलिंग नहीं करते हैं, तो पहले वाले चार फंक्शंस का कोई मतलब नहीं रह जाता। प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं, ऑर्गेनाइजिंग करने का कोई फायदा नहीं रह जाता, स्टाफिंग करने का, डायरेक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कंट्रोलिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कंट्रोलिंग के अंदर अब हम आकर ये चेक करते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग करते हुए मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि मान लो मुझे पूरे एक साल के अंदर 2000 कार 2000 कार्स प्रोडक्शन करनी है। साल के लास्ट में आकर अब मैं चेक करने वाला हूं कि मेरा उतना प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब मैं अभी कंट्रोलिंग की स्टेज के अंदर आ गया हूं। अब मैं कंट्रोल करूंगा, देखूंगा कि उतना काम हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, डेविएशन चेक करूंगा। मतलब कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है रियलिटी में, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे उसको देखते हैं हमने क्या स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं। अब एक्चुअल रिजल्ट देखते हैं कि एक्चुअल रिजल्ट क्या आया। स्टैंडर्ड जो फिक्स किए थे और जो एक्चुअल अभी जो रिजल्ट आया, उन दोनों का मैं क्या कराऊंगा? कंपैरिजन कराऊंगा। कंपैरिजन करा के ये देखूंगा कि क्या हमारे पास कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा। डेविएशन मतलब रिजल्ट कभी ज्यादा आ रहा हो, क्या अब तक कम आ रहा हो। फिर उस रिजल्ट के ज्यादा या कम आने के मैं कारण ढूंढूंगा। डेविएशन जो आई, कमी जो आई, या ज्यादा हमारा प्रोडक्शन हो गया, उसके मैं कारण ढूंढूंगा। कारण ढूंढने के बाद मुझे क्या करना है? उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना है, स्टेप लेने हैं। तो वो सारा का सारा जो हम ये बात कर रहा हूं आपके सामने, ये सारा कंट्रोलिंग के अंदर आता है। मतलब कंट्रोलिंग क्या है? पीछे भी देखना है और देखा जाए तो फ्यूचर को भी हमको सिक्योर करना होता है। तो कंट्रोलिंग का अभी हम एक मीनिंग देख लेते हैं। कंट्रोलिंग क्या है? इट रेफर्स टू द ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट, मान लो मैंने आपको बोला कि मान लो मेरे को 2000 कारों का प्रोडक्शन करना था, एक्चुअल रिजल्ट आया मान लो 1900। तो अभी मैं क्या करूंगा? मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए था? 2000 का, 2000 कारों का प्रोडक्शन चाहिए था, पर एक्चुअल रिजल्ट क्या आया? 1900। तो मैं क्या करूंगा? ऐसे एफर्ट लगाने वाला हूं कि मेरे जो एक्चुअल रिजल्ट आए हैं वो डिजायर रिजल्ट के नजदीक तक तो कम से कम पहुंचे। तो मैं उन कारणों का पता लगाऊंगा, उन रीजन का पता लगाऊंगा कि हमारा यहाँ पे जो 100 का डेविएशन आ रहा है वो कारण, उस डेविएशन आने के पीछे कारण क्या है। प्रॉब्लम कहां पे आई? मशीन में प्रॉब्लम आई, वर्कर्स के अंदर प्रॉब्लम आई, या साल में छुट्टियां ज्यादा हो गई, तो प्रॉब्लम कहां पे आई? उन प्रॉब्लम का कारण ढूंढूंगा, फिर उसको मैं दूर करूंगा। और दूर करने के बाद मेरे को अपने रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट के नजदीक लेकर आने हैं कि डेविएशन मेरा कम से कम हो जाए। 100 से डेविएशन मान लो 90 हो जाए, 80 हो जाए, 70 हो जाए, कि डेविएशन कम से कम हो जाए। मतलब कंट्रोलिंग रियलिटी में क्या है? डिजायर्ड रिजल्ट के नजदीक हमको पहुंचना होता है, हमको कंट्रोल करना होता है, डेविएशन को फाइंड आउट करना होता है, एक्चुअल रिजल्ट को स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ कंपैरिजन कराना होता है। तो ये है हमारी कंट्रोलिंग की लास्ट स्टेप, जो मैनेजमेंट का हमारा लास्ट फंक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करते हैं, अगर हम कंट्रोलिंग ही नहीं करते हैं, तो मैनेजमेंट के जो बाकी के चार फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, उनका करने का कोई
वैल्यू नहीं रह जाता। इसलिए कंट्रोलिंग करना हमको बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग के बिना आप आगे चल ही नहीं पाओगे। आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि बिजनेस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस लॉन्ग रन में चलेगा कि नहीं चलेगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोलिंग की फीचर्स देख लेते हैं, देन हम देखेंगे कि कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो कंट्रोलिंग के फीचर के अंदर सबसे पहला फीचर है फंडामेंटल फंक्शन। फंडामेंटल फंक्शन क्यों है, आधारभूत फंक्शन क्यों है, मैंने आपको बताया मैनेजमेंट के 5 फंक्शन मेन होते हैं, जिसमें से 5वां फंक्शन हमारा क्या है, कंट्रोलिंग है। इसलिए मैंने आपको पहले भी अभी रिपीट किया है, अगर मैं कंट्रोलिंग नहीं करता हूं तो बाकी के 4 फंक्शंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। इसलिए कंट्रोलिंग हमारा एक फंडामेंटल फंक्शन है जो हमको करना ही होगा, नहीं करोगे तो बाकी के 4 फंक्शंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। दूसरी बात, एसेंशियल फंक्शन ऑफ द एवरी मैनेजर। ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर मैनेजर के लिए जरूरी होता है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या देखता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कंट्रोल करना चाहता है। क्या कंट्रोल करना चाहता है कि मैंने जो पॉलिसी बनाई, जो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, क्या वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये देखना चाहता है कि जो काम उनको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए हर टाइप के मैनेजमेंट के लिए, हर टाइप के मैनेजर के लिए, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, वो हर कोई कंट्रोल करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि जो काम उनको दिया गया है या जो काम उन्होंने फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरी बात, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। कंट्रोलिंग ऐसे नहीं है कि आपने एक बार कर दिया और काम चल जाएगा, नो, कंटिन्यू आपको कंट्रोलिंग करना ही पड़ता है। हर स्टेप के ऊपर डे बाय डे रूटीन वर्क के अंदर आपको कंट्रोलिंग करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लो आप 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद फैक्ट्री के अंदर चक्कर लगाते हो, फिर देखते हो कि अच्छा काम उस अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो आपका आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 6 महीने के अंदर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी होगी। इसलिए कंट्रोलिंग अगर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके रिजल्ट डिजायर रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मिल जाएं, आपको जो रिजल्ट चाहिए था उसी के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिल जाए, तो आपको कंट्रोलिंग कंटिन्यू करना पड़ेगा, लगातार निगरानी रखनी पड़ेगी और उसको सुधारना पड़ेगा। करेक्टिव एक्शन आपको हाथों हाथ लेने पड़ते हैं। इसलिए कंट्रोलिंग का कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है जो हर टाइम चलती है। प्लानिंग के टाइम पे भी कंट्रोलिंग चाहिए, डायरेक्टिंग के टाइम पे, है ना, हर जगह आपको कंट्रोलिंग करना ही होता है। चौथी बात, ब्रिंगिंग एंड सॉरी बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का बिगिनिंग में भी होता है रियलिटी में, और ये लास्ट में भी होता है। बिगिनिंग में कैसे होता है, प्लानिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, और कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारा काम जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर रिजल्ट के नजदीक लेके जाते हैं। तो जब हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए, कब फिक्स किए थे, प्लानिंग के टाइम पर। देखा जाए तो कंट्रोलिंग के अंदर भी तो हम यही काम कर रहे हैं ना, कंट्रोलिंग के अंदर भी हम क्या देख रहे हैं, एक्चुअल रिजल्ट डिजायर रिजल्ट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो कंट्रोलिंग रियलिटी में हमारी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाती है, प्लानिंग से स्टार्ट हो जाती है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी प्लानिंग कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, स्टाफिंग के टाइम पे भी कंट्रोल करना पड़ता है। स्टाफिंग के टाइम पे कंट्रोल कैसे करना पड़ता है, कहीं गलत इंप्लॉय को रिक्रूट ना हो जाए, किसी गलत इंप्लॉय को हम नौकरी ना दे दें। डायरेक्शन के टाइम पे भी कंट्रोलिंग करना पड़ता है, लास्ट में तो कंट्रोलिंग आपको करनी ही पड़ती है। तो देखा जाए तो कंट्रोलिंग आपकी स्टार्टिंग में भी है और कहीं ना कहीं आपकी लास्ट में भी है। फिर नेक्स्ट है लुकिंग बैक एंड फॉरवर्ड। कंट्रोलिंग आपका पीछे देखना भी और आगे देखना भी है। कंट्रोलिंग पीछे देखना क्यों है, क्योंकि जब आप कंट्रोल करते हो, किस लिए कंट्रोल करते हो, क्योंकि आप पास्ट के रिजल्ट के बिहाफ पर कंट्रोल करते हो कि आपका रिजल्ट पीछे आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सको, ताकि फ्यूचर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ऐसी मिसलीडिंग या मिस हैपनिंग ऐसी फ्यूचर में आपकी दोबारा घटित ना हो और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बार बार रिपीट ना होती रहे। इसलिए प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमको कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए कंट्रोलिंग कहते हैं, कंट्रोलिंग पीछे देखना भी है और आगे देखना भी है। पीछे देखना क्यों, कंट्रोल करते हो आप पास्ट के बिहाफ पर, कंट्रोल करते इसलिए हो क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अगली बात, रिलेटेड टू रिजल्ट्स। कंट्रोलिंग का जो फंडा होता है जो वो रिजल्ट्स के साथ होता है। हम कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं, हमारे पास रिजल्ट आया ये 1900 का, इसलिए कंट्रोलिंग का हमारा जो रिलेशन होता है वो रिजल्ट्स के साथ होता है ना। फिर नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव अप्रोच। कंट्रोलिंग आप किसी भी टाइप से कर सकते हो, पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। अगर आपके पास मान लो
2000 आपने टारगेट फिक्स किया था, 2000 का आपने टारगेट फिक्स किया था, कार प्रोड्यूस हो गई, कारों का प्रोडक्शन हो गया हमारा 2100, प्लस में आंसर आया आपका। तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट का भी आपको पता लगाना है कि मैंने टारगेट रखा था 2000 का, प्रोडक्शन ज्यादा की हो गया, क्योंकि आपना टारगेट से भी ज्यादा हो गया प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट ईयर और भी अच्छी तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हो। आप 100 कारों का ज्यादा होने का, प्रोडक्शन ज्यादा होने का कारणों का पता लगाओ, क्योंकि हमारे पास इतना एक्सेस में कैसे बन गया। नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, प्रोडक्शन इससे भी अच्छा करने वाले, उन कारणों का पता लगाओगे जिस गुड फैक्टर्स की वजह से आपका प्रोडक्शन इतना अच्छे लेवल पे चला गया। अगर आपका प्रोडक्शन कम आता है, 1900 आया, तो आपका नेगेटिव आया आंसर, मतलब -100, तो आप -100 का भी कारण पता लगाओगे ताकि आपकी अगले साल या नेक्स्ट टाइम आपकी गलती रिपीट ना हो। तो ये कंट्रोलिंग आपकी पॉजिटिव अप्रोच भी हो सकती है, नेगेटिव अप्रोच भी हो सकती है, क्योंकि कंट्रोलिंग आपको किसी भी तरीके से करना पड़ता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी आपको कंट्रोल करना हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हमारी कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है हमको कंट्रोलिंग की। पहली बात, इट हेल्प्स इन द मिनिमाइजिंग एरर्स। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपने एरर को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। 100 का डेविएशन आया, अपने को डेविएशन धीरे धीरे कम करना है, 100 से 90, 90 से 80, 70, 50, 40 एंड सो ऑन। तो मिनिमाइज क्या करना है, एरर, गलतियों को कम से कम करना है। कभी कभी क्या होता है, किसी एक इंप्लॉय की वजह से फर्म में नुकसान होता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर वही मिस्टेक, वही गलती सारे इंप्लॉइज करने लग जाएं, तो पूरी फर्म को बहुत बड़ा खामियाजा, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, क्या करता है, हमारी एरर्स को मिनिमाइज करता है, गलतियों को कम से कम होने के चांसेस के ऊपर लेके जाता है कि हमारी गलतियां कम से कम हो, मिस्टेक कम से कम हो, फ्रॉड कम से कम हो। अगली बात, हेल्प्स इन द इंप्रूविंग क्वालिटी, क्वालिटी को इंप्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हर स्टेप पे क्वालिटी चेक करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप फैक्ट्री चला रहे हो, आपका काम है गेहूं से आटा बनाना, गेहूं से आटा बनाना। हम क्या करेंगे, गेहूं की पहले क्वालिटी चेक करेंगे, गेहूं सही है कि नहीं है, फिर हम मशीन की क्वालिटी चेक करेंगे, मशीन सही प्रोडक्शन करेगी नहीं करेगी, फिर हम आटे की क्वालिटी चेक करेंगे, फिर आटा जिसके अंदर पैक होना है उस पैकिंग की क्वालिटी चेक करेंगे। तो हमको हर लेवल के ऊपर क्वालिटी चेक करनी होती है। क्वालिटी अच्छी अगर हमारी मेंटेन होती है तो हमारी फर्म की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सेल बहुत इंक्रीज हो जाएगी, सेल इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली हमारे प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो कंट्रोलिंग करना इसलिए जरूरी होता है। एंड कंट्रोलिंग हेल्प्स इन द इंप्रूविंग एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, हमको एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को भी बार बार चेक करना होता है। कभी कभी एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर आए काम ही नहीं करते हैं, हमको उनके ऊपर लगातार निगरानी करनी होती है। हमने जो उनको टारगेट दिया था काम करने के लिए, उस टारगेट के साथ अपने को कंपैरिजन करना होता है कि उस टारगेट के अकॉर्डिंग वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम लगातार नजर बना के रखते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस के अंदर इंक्रीज होता है, उनकी क्वालिटी इंक्रीज होती है, इनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। फिर हेल्प्स इन द फेसिंग द चैलेंज चेंजिंग इन्वायरमेंट, हमको पता है कि जब भी हम कोई बिजनेस चलाते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर काफी सारे चेंज आते हैं, पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, कभी फैशन में चेंज आ गया, कभी ये चेंज, कभी वो चेंज। हमको क्या करना होता है, उस चेंज होने वाले इन्वायरमेंट के साथ उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। अगर आप कंट्रोलिंग लेके चल रहे हो तो आप अपने बिजनेस को उस चेंज होने वाले इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल सकते हो और आगे सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपको कंट्रोल करना नहीं आता है, प्रोडक्ट को चेंज करना नहीं आता है, पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग, पॉलिटिक्स मान लो चेंज होगी, फैशन चेंज हो गया, फैशन के चेंज होने की वजह से अगर आप अपनी कंट्री के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर मान लो आप क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकते हो, प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते हो, फैशन के टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए हमको इन्वायरमेंट की चेंज होने के हिसाब से चलना होता है, वो तब पॉसिबल होगा जब आप कंट्रोल कर लेते हो हाथों हाथ। अगली बात है, इट हेल्प्स इन द फेसिंग द ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्सिटीज, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, हमको उनको भी कंट्रोल करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कभी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कभी इतना गड़बड़ होता है कि लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। तो अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जानते हैं कंट्रोल करना, अगर हम जानते हैं तो हम उस कॉम्प्लेक्सिटी से भी बाहर निकल सकते हैं। इट हेल्प्स इन द फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर के अंदर क्या है, बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, हम कुछ बजट्स बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल करते हैं, मनी को कंट्रोल करते हैं, बजट्स को कंट्रोल करते हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं, आने वाली इनकम को कंट्रोल करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमको कंट्रोल करके उसको आगे कैसे लेके जाना है, कंपैरिजन करते हैं, बजटरी कंट्रोल बनाते हैं, है ना।
फाइनेंशियली हमारी प्रॉब्लम सोल्व होनी स्टार्ट होती है। इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर हमारा 12th क्लास के अकाउंट्स के अंदर भी है, जिसके अंदर हम रेशो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। काफी सारे रेशो हमको स्टडी करने होते हैं। रेशो के अकॉर्डिंग या कुछ और कंपैरिजन भी स्टडीज होती हैं, कंपैरेटिव स्टडी, उसके अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर गड़बड़ तो नहीं आ रहा, हमारी पॉवर्टी ज्यादा तो नहीं है, हमने लोगों को ज्यादा पैसा तो नहीं देना, कहीं पता चले कि बाहर लोगों को पैसा ज्यादा देना है और लेना हमने लोगों से कम है। तो इसलिए हमने काफी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस की भी स्टेटमेंट्स रेडी करनी होती है। इसके अकॉर्डिंग हमको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है कि हम लोगों को पैसा देने की हालत में है या नहीं है, बैंक का पैसा वापस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, हमारी बिजनेस के अंदर शेयर कैपिटल कितनी है, डिवेंचर्स कितने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजों का पता लग पाता है, रेशोज का पता लग पाता है, एसेट्स के कंपैरिजन में लायबिलिटीज कितनी है ना। तो ये सारी बातें हमको पता लग जाती हैं। अगला है हेल्प्स इन मॉनिटरिंग सेल्स, सेल्स के ऊपर भी हमारी निगरानी हो जाती है। कंट्रोलिंग अगर हम कर रहे हैं तो सेल को हम अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि सेल के ऊपर कंट्रोल तब होगा जब आप अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे हो, क्वालिटी आपने मेंटेन की हुई है, प्राइस आपने कम से कम रखे हुए हैं, कंपटीशन को आप देख रहे हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर मान लो आपको पता है कि आजकल सारा कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन के हिसाब से मान लो कोई नई कंपनी आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो या उसके अकॉर्डिंग अपने रेट सेट कर लेते हो, आप सर्वाइव कर पाओगे। इसलिए सेल को कंट्रोल करने के लिए भी कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारा 8th पॉइंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट इंक्रीज करना, प्रोडक्शन इंक्रीज करना, ये सेल इंक्रीज करना। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है, सेल इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने टारगेट को सेट करके देख सकते हो कि हमने जो टारगेट सेट किया था और अब जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है, दोनों को कंपैरिजन कराइए, डेविएशन चेक कीजिए, डेविएशन प्लस है माइनस है उसके कारणों का पता लगाइए, उसके ऊपर आप करेक्टिव स्टेप्स लीजिए। करेक्टिव स्टेप्स ले लेंगे तो आपका कंट्रोलिंग पूरा हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप सेल्स भी कंट्रोल कर सकते हो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य भी पूरे कर सकते हो। तो ये था हमारा कंट्रोलिंग का फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारा मीनिंग क्या है, देन हमारे कंट्रोलिंग के फीचर्स, देन हमने देखा कि कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के अंदर दोनों में क्या रिलेशन होता है, और हम देखेंगे कि कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।